सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पुस्तक मयूरी पाठ 15 वापसी पढ़ेंगे। इस कहानी की लेखिका उषा प्रियंवदा है और ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो नौकरी के सिलसिले में सारी उम्र घर से बाहर रहता है और सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद जब घर आता है तो घर गृहस्थी में खोई उसकी पत्नी तक का व्यवहार भी उसके लिए उपेक्षापूर्ण हो जाता है और एक दिन वह फिर अपनी एकाकी यात्रा पर निकल जाता है। एकाकी का मतलब होता है अकेला। पहले हम जरा उषा प्रियंवदा जी के बारे में जान लेते हैं। इनको प्रवासी साहित्यकार कहते हैं। प्रवासी इसीलिए कहते हैं कि इन्होंने भारत के बाहर रहकर हिंदी पर कार्य किया है, इसीलिए इनको प्रवासी साहित्यकार कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए किया और पीएचडी भी वहीं से की थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और इनको स्कॉलरशिप मिली थी, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। इसके बाद ये अमेरिका चली गई। बस अमेरिका गई, फिर वहाँ से अब वो घूमने के लिए भारत आती हैं, बाकी रहती वो वहीं ही है। और इनको भारत में मिला है पद्म भूषण और डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार। ये 2 पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। अब हम इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। शुरू करते हैं हम ये चैप्टर। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, बाल्टी, एक डिब्बा। उन्होंने पूछा, ये डिब्बा कैसा है गणेशी? गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने साथ में कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा, बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजधर बाबू ने एक दुख का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा है। अब उनका रिटायरमेंट हो गया था तो वो जहाँ रहते थे वहाँ से वापस जा रहे थे, तो उनको खुशी थी कि वो घर जा रहे हैं, पर दुख था कि जो उनके परिचित हैं, जिनके साथ वो इतने समय रहे, अब वो उनसे दूर हो जाएंगे। गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला, कभी कभी हम लोगों की खबर लेते रहिएगा। गजधर बाबू ने बड़े प्रेम से कहा, कभी ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी। इस अगहन का तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखों पहुंची। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजधर बाबू चलने को तैयार थे। रेलवे क्वार्टर का यह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कितना कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी, पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना, यह बिच्छू एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। मतलब जब वो यहाँ से अपना बसा बसाया घर छोड़ के जा रहे थे, क्वार्टर जहाँ वो रहते थे रेलवे के क्वार्टर में, तो उन्हें दुख हो रहा था, पर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने की खुशी में ये दुख भूलना चाहते थे। गजधर बाबू खुश थे। 35 साल की नौकरी के बाद वे रिटायर होने जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वे अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वे अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की क्रांति की शादी कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। ये लगभग सभी के साथ होता है। जितने भी लोग सरकारी नौकरी करते हैं, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपने परिवार के साथ समय यापन कर पाते हैं। नहीं तो सभी के साथ ऐसा होता है कि बच्चे बड़े शहरों में पढ़ते हैं और जो भी सरकारी नौकरी करता हो, पिता या माता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनसे दूर रहता है। गजधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे। स्नेह के आकांक्षी भी थे, मतलब प्यार करते थे और प्यार चाहते भी थे। जब परिवार साथ था
तो ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से मनोविनोद करते, उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहरा सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण यादें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वे थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पर वह रसोई के दरवाजे पर निकल आती और उसकी सलज्ज आंखें मुस्कुरा उठती। गजधर बाबू का तब छोटी छोटी बात भी याद आती और वे उदास हो जाते। अब कितने बरसों बाद वह अवसर आया है जब वे फिर उसी स्नेह और आदर के बीच रहने जा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि वो उसी परिवार में जा रहे हैं जिसमें उनको इतना प्यार मिलता था, पर परिस्थितियां बदल जाती हैं। टोपी उतारकर गजदर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह कर कह कहों की आवाज़ आ रही थी। रविवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजदर बाबू ने सूखे होंठों पर स्निग्ध मुस्कान फैल गई। स्निग्ध मतलब होता है प्यारी सी। उसी समय मुस्कुराते हुए बिना खांसे अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद रात की फिल्म में देखेगा किसी नृत्य की नकल कर रहा है और बसंती हंस हंस कर दूरी हो जा रही। अमर की बहू को अपने तन बदा आंचल या घूंघट का होश नहीं था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने की कोशिश में हिलता रहा। गजधर बाबू ने मुस्कुराते उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा। गजधर बाबू ने चाहा था कि वे भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही सब चुप हो गए। इससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता पैदा हुई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती की माँ ने कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होगी और प्याले में चाय छाने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता की लिहाज से चौकी में बैठी रही, माँ की राह देखने लगी। गजधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बेटी चाय तो फीकी है, लाइए चीनी डाल दो। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा आएगी तभी पी लूँगा। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी हाथ में अर्धे का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में जल डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजधर बाबू को देखा। अरे, आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजधर बाबू के मन में फांस सी कसक उठी। अपने अपने काम में लग गए, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौकी में बैठ गई। उसने नाक मुंह चढ़ाकर चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म क्रम कुछ नहीं है, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर ना मिला तो एक बार और उच्च आवाज में पुकारा। फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार, और लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गजधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। उन्हें गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गर्मा गर्म पूरियां, जलेबियां और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी की चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुनकर उनके विचारों में बाधा पड़ी। वे कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा भी हाथ नहीं बटाता। गजधर बाबू ने पूछा, बहू क्या किया करती है?
पड़ी रहती है। बसंती से कहूँगी तो कहेगी कॉलेज जाना पड़ता है। गजधर बाबू ने होश में आकर बसंती को आवाज़ दी, जोश में आकर। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजधर बाबू ने पूछा, बसंती आज से खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुँह लटकाकर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो है। गजधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, अब वह शक्ति नहीं बची। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त उस घर में घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करूं तो सुनती नहीं। बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ाती हूँ, वीडियो बड़ा हो रहा है। ओके बाय।